बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों के लिए मेरा और मेजर आदिल राजा का सलाम और खुश आमदीद। मेजर आदिल राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Walaikum Assalam, sir. Thank you so very much. Always a pleasure to be with you, sir. बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। दुआ से शुरू करते हैं। ऐ मेरे रब, हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़ुबान की Um, गिराएँ खोल दे ताकि वो um, हमारी बात समझ सके। um, आदिल, 2 मौज़ूआत पे बात की। सुबह हमारी बड़ी ज़बरदस्त लाइव हुई है सज्जाद बरकी के साथ साहब के साथ, जो कि पीटीआई के फ़ोकल पर्सन है अमेरिका में, और उन्होंने बहुत रोशनी डाली कि वो जो कार्रवाई हो रही है कांग्रेस के अंदर, एक 100 कांग्रेस वालों के ख़त पर साइन करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप इस हुकूमत को रिकग्नाइज़ ना करें जब तक एक इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होता। और दूसरी बात, जो आईएमएफ के ख़त जो लिखा गया है पीटीआई की तरफ से, उसके मुतालिक हमने बड़ी बात की। और तीसरी बात जो बड़ी ज़बरदस्त थी वो था कि पीटीआई को किसके जो वर्कर है, जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको अब किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो अब खुद फैसला करें कि उन्होंने बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। इसलिए पार्टी के अंदर बैठे हुए घुसपैठिए जो हैं, उन्होंने पार्टी को नाकारा बना दिया है कि लोग बाहर ना निकलें। और अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि जी 5 महीने इंतज़ार करें, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आ जाएँगे उसके बाद हम कुछ करेंगे, 5 महीने पता नहीं। तो मैं ये थोड़ा-सा दे रहा था लोगों को कि आप ज़रूर जाके ये हमारा लाइव सुनें। आदिल, हमने जो 2-3 दिन से चूँकि बड़ी आर्टिलरी बमबारी हो रही है हर तरफ से, हमने जो घुसपैठियों को सामने आ गए उनको, उसको हम छोड़ते उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार एक फैला हुआ है और अफ़रा-तफ़री है, परेशानी है, उसके मुतालिक अब मुझे पता है आपके पास बहुत डिटेल इंटेलिजेंस है, ल कुछ और लोगों के पास भी है। और एक जनरल साहब जिसकी मैं और आप तो 1 डेढ़ साल से करप्शन की बातें कर रहे थे, अब वो किसी और ने कहा तो सारी दुनिया ने उनका वावेला मचा दिया। तो इन 2 मौज़ूआत पे बात करनी है। पहले आदिल, क्या खबरें हैं जीएचक्यू के अंदर से? जी। अच्छा सर, बात तो हमने गुज़िश्ता रोज़ करनी थी, लेकिन क्योंकि जो आप ज़िक्र कर रहे हैं कि बमबारी हमारे ऊपर शुरू हो गई थी, इसलिए वो बात हो नहीं पाई। आसिम मुनीर बड़ा सख्त फ़ौज के अंदर परेशान है कि सब कुछ उसने करके देख लिया है, लेकिन आदिल राजा के पास और हैदर मेहदी के पास खबरें जो है वो लीक होने का सिलसिला क्यों नहीं रोक पा रहा। और सेंसिटिव किस्म की खबरें कि मीटिंग इतने बजे इस जगह के ऊपर हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो आसिम मुनीर का ये ख्याल है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये यंग ऑफिसर्स जो हैं, ब्रिगेडियर एंड बिलो ऑफिसर्स जो हैं, वो कर रहे हैं जीएचक्यू के अंदर। उनकी वजह से ये खबरें लीक होती हैं। ये खामोश मुजाहिद बने हुए हैं सारे के सारे, ये खबरें जो है निकालते हैं। एक तरफ तो जो हमने आपको पहले बताया था कि पठान ऑफिसर्स को जो है खास तौर पे निकाला जा रहा है, और उसके अलावा पंजाबी ऑफिसर्स को भी 367 ऑफिसर्स को जो है वो जबरी रिटायर किया जा रहा है, लेटर ऑफ थैंक्स किया जा रहा है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जा रहा है। ज्यादातर को इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से ये किया जा रहा है। लेकिन अब सर जो हमें बात पता चली है, उसी की सीक्वल हम आपको दे रहे हैं। इंटेलिजेंस जो हमें जीएचक्यू के अंदर जो कुछ हुआ है, कि इन हाउस डिस्कशन जीएचक्यू के अंदर हुई है। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच जो कि तमाम पाक फौज के अफसरान के तकर्रियां और तबादले करने के जिम्मेदार है, मिलिट्री सेक्रेटरी जो होता है, उसमें सर 23 फरवरी 2024 को 11:30 बजे, टाइम भी आपको बता रहे हैं, ये इन हाउस डिस्कशन हुई है सर। ठीक है सर, इसमें जो अटेंड किए गए हैं, अभी आसिम मुनीर कहेगा कि ये तो यही हो रहा है, और तू जो मर्जी कर ले आसिम मुनीर, साड़ी नहीं खबर रुक दिया, हमें फिर भी अंदर से खबरें सारी निकालेंगी और हम आवाम तक पहुंचाएंगे। देखिए उसके में सर, इसके अंदर जो है वो डीएमएस होते हैं, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरीज, वो भी बैठे हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं वो सर का वो भी सारे बैठे हैं। मुझे एग्जैक्ट तादाद तो नहीं पता उनकी, लेकिन बहरहाल ऑफ द कफ ऑफ द हैंड कोई 4-5 तो वो होते हैं सर। बहरहाल उससे ज्यादा हो सकता है हो, लेकिन बहरहाल डीएमएस जो है वो बैठे हैं सारे। डीएमआई सिक्योरिटी, मोस्ट इंटरेस्टिंग, डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, जो नंबर 2 कंसिडर किया जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, वो बैठा है सर इसके अंदर। डीपीएस 1 बैठा है सर, डायरेक्टर जो है वो डीपीएस 1 बेसिकली नंबर 2 कंसिडर किया जाता है। डिसिप्लिन का जो डायरेक्टरेट है, पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट, उनको बिठाया गया है। पीएस डायरेक्टरेट और कमांडिंग ऑफिसर 408 इंटेलिजेंस बटालियन वहां पे बैठा है सर, उसको बिठाया गया वहां पे सर। ठीक है सर। उसके बाद जो है वहां पे डिसाइड ये हुआ है कि फेज वाइज प्लान जो है, वो जो स्टाफ ऑफिसर्स जो है, तमाम स्टाफ ऑफिसर्स जो है,
ब्रिगेडियर के रैंक से नीचे कप्तान तक स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, मेजर। तो सर ये जो है उनको फेज आउट किया जा रहा है जीएचक्यू से और तमाम रावलपिंडी के हेडक्वार्टर से फेज आउट करके निकाल के उनको बाहर भेजा जा रहा है पिंडी से फील्ड फॉर्मेशन में, और इस्लामाबाद से भी उनको निकाला जा रहा है क्योंकि आसिम मुनीर को डर लगा हुआ है कि ये यंग ऑफिसर्स जो हैं ये खामोश मुजाहिद बने हुए हैं और मेरी खबरें बाहर निकाल रहे हैं। पहले फेज में 40% पोस्टिंग होगी जिसकी कंप्लीशन जो है वो 30 अप्रैल 2024 तक हो जाएगी। फेज 2 में 30% जो है बकाया पोस्टिंग होगी, वो कंप्लीशन 30 जून 2024 तक होगी। और फेज 3 में 30% ही पोस्टिंग फिर बकाया हो जाएगी और सितंबर 2024 तक ये पोस्टिंग्स जो है कंप्लीट होंगी। और इनका ख्याल है कि उसके बाद खामोश मुजाहिद कोई नहीं रह जाएंगे, कोई खबरें जो है हमारी लीक नहीं होंगी। 100% जो है इस तरीके से 100% बिलो ब्रिगेडियर रैंक के जो अफसर जीएचक्यू में और बाकी पिंडी के मेन हेडक्वार्टर्स में और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको फील्ड फॉर्मेशंस के अंदर चलता कर दिया जाएगा। ये आसिम मुनीर की जो परेशानी है ये उसका मुंह बोलता सबूत है। फौज का निजाम कैसे चलेगा? ये लोग जो तमाम कमांडर जो सीनियर रैंक के लोग जो हैं वो सारी फाइलें फेंक देते हैं, तो या क्लर्क चलाएंगे सारा काम या भाई, जीएचक्यू का परमानेंट स्टाफ सिविलियन ये चलाएगा। यही जी सर। सवाल है आदिल, जी यही जी सवाल है मेरा ना। मुझे याद है जब मैं एजुटेंट होता था ना, तो सर। वो फाइलें आती थी सामने, वो मार के, और जो जिसको सुबह कहते हैं ना, डाक आती थी। वो डाक आती थी, डाक खोलते थे, खत पड़ा अच्छा इसका। तो उस ज़माने में भी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत ठीक ही थी। तो मैं सारे जो जवाब है ना, मैं खुद ड्राफ्ट करता था। मैं कोई किसी ने नहीं कहता कि हेड क्लर्क साहब आप खुद ड्राफ्ट कर दें, या वो जो हवलदार क्लर्क होता है, मैं खुद ही ड्राफ्ट करके। तो बल्कि मेरा हेड क्लर्क कहता है, "सर आप जो है ना, आप डीसी बन जाएँ, सर आप सिविलियन जाएँ।" मैं ये बात कर रहा हूँ, सारा काम तो आदिल या तो क्लर्क करता है, सिविलियन हम्म या फौजी, हम्म या कप्तान मेजर करता है, ठीक है ना? शायद हम्म कर्नल भी करते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल तक, फुल कर्नल का मुझे नहीं पता। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कप्तान सारा काम, सारी ब्रीफिंग नोट, सब मिनट्स लेने, सब ऑर्डर करना, ऑपरेशनल ऑर्डर निकालने, जितनी ये इनकी इन हाउस डिस्कशंस होती हैं, फलाना होता है, सर बहुत लंबा ह्यूज निज़ाम है। तो ये अगर इन्होंने कर्नल, फुल कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कप्तान को निकाल दिया, लेफ्टिनेंट शायद ही कोई होता होगा, शायद सिग्नल में कोई होता होगा। लेकिन तो ये क्या, नो सीरियसली, आई मीन इट्स नॉट अ जो ये मैं मज़ाक में सवाल नहीं पूछा। ये एक्चुअली काम कौन करेगा? सर ये तो इनको लग पता जाएगा। ये उसी तरह के ऑर्डर्स हैं सर जो अपनी मौत आप मर जाते हैं, ये आर्मी चीफ के होते हुए इसके जाने से जो है साल पहले। ये मजीद इसमें एक्सटेंशंस आएंगी, आप देखिएगा एक्सेप्शंस आएंगी और एक्सटेंशंस आएंगी। ये एक्सेप्शंस अगर और एक्सटेंशन, ये हाँ। वो ऑर्डर्स हैं जो जख्मी होने वाले हैं खुद ब खुद। आसम मुनीर खुद ही कहेगा, मैं सबसे पहले तो आसम मुनीर अपने दामाद को भेजे ना हुँ, ब्रिगेडियर अनबुलो को भेजना है तो अपने हुँ, दामाद को अपने एसओ से हटाए ना, वापस यूनिट भेजे। तो सर चक्कर ये है कि यहाँ पे ये वो वाले ऑर्डर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट बहरहाल ये हो नहीं सकते क्योंकि हुँ, फौज ने भी अपना सिस्टम जो है वो मेच्योर किया है, 75 साल से चला रहे हैं। उससे पहले हुँ, 100-200 साल से गोरे गोरे की फौज थी, तो वहां से इन्होंने ये सिस्टम मेच्योर करके लेके आए हैं। तो इनको जो हुँ। आदतें पड़ी हुई है, मुंह को जो लगी हुई है, कैसे छोड़ेंगे? आपके ख्याल अच्छा, में ब्रिगेडियर काम करेंगे सर? मुझे पता है, एक 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 ख़्याल आ रहा है जब आप बात बाकी कर सब रहे हैं, तो छोड़े, मैं बाकी सब छोड़े सर, मुझे ये बताइए जर्नैलों के जो घर बनाने के लिए टीम बैठी होती है, एक एसओ स्पेशल बैठा होता है और उसके हुँ, साथ एक सूबेदार, एडम, एनसीओ और एक गाड़ी उनको मिली हुई होती है कि जनरल साहब का बंगला तैयार हो रहा है या हुँ, प्लाजा तैयार हो रहा है, वो काम जो करते हैं वो हुँ। कौन करेगा सर? वो ब्रिगेडियर करेंगे या ऑफिसर? नहीं, बिल्कुल सही है। और पता है, मैं ऑनेस्टली मुझे चूँकि ये बड़ा दजाली किस्म का है आसिम मुनीर, जो मुझे ख़्याल आ रहा है ना, इस पे थोड़ा-सा एक्सप्लोर और करूँगा। मेरा जो ख़्याल आ रहा है, इन्होंने कुछ ऐसे ऑफ़िसर्स, एनसीओज़, जेसीओज़, क्लर्क और सिविलियंस को आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं कि ये लोग जो हैं पॉसिबली लीक करते हैं। बिकॉज़ आदिल, आपको पता है कि क्लर्क-व्लर्क जो हैं और एनसीओ, जेसीओ जो स्टाफ़ है, सिविलियन है, वो भी बहुत ख़बरें लीक करता है। मेरा ख़्याल है इन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर दिए, लेकिन और वो हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, और जूनियर अफ़सर भी हैं। तो इनको कोई एक जवाज़ चाहिए था, लीगल जवाज़ उनको वहाँ से पोस्ट आउट करने का, वरना अफ़रा-तफ़री हो जाती कि जी ये इतना आपने ये 700 बंदा क्यों निकाल दिया जीएचक्यू से। उन्होंने कहा है जी इस तरह करो, और फिर आपकी बात मुझे अब समझ आती है कि जिनको रखना होगा ना,
अपने दामाद को मेरे घर बनाने वाला एसओ, ये मेरा ये बंदा ठीक है, वो एक्सेप्शंस आ जाएँगी और बाकियों को इन्होंने फ़ारिग कर देना। आई थिंक दिस इज़ प्रोबेबली मेरा ख़्याल है कि इस किस्म के कि उनको एक लीगल वो भी मिल जाए कि फ्यूचर में चैलेंज भी ना हो सके कि भई आपने ये इतनी मेजर रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर दी जीएचक्यू में, क्या बेसिस था? चलें इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। अगली क्या खबर है सर? अगली सर हमारे पास खबर है कि लीकेज हुई थी करप्शन स्टोरी की। मैंने और आपने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो है उसकी एक्स एडजुटेंट जनरल भी था और गुजरांवाला का कोर कमांडर था, इमरान खान को गालियां सुबह शाम निकालता था। हमने इसकी न्यूज ब्रेक की थी, लेकिन अभी किसी वीलॉगर ने की है तो तमाम मीडिया ने भी उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली आमिर जो है वो आदिल जनरल आमिर एक जो एक दफ़ा आदिल एक दफ़ा नहीं, मैंने और आपने मेरा ख़्याल है पिछले डेढ़ साल में कोई 50 दफ़ा कहा होगा आमिर के मुतल्लिक कि ये इसका अकाउंट था आसिफ ज़रदारी के साथ, इसके अकाउंट में पैसे आते थे, इसके अकाउंट से आगे था। जी आदिल सॉरी, मैं तो हैरान हूँ कि हाँ, उस वक़्त लेकिन सर किसी ने कुछ वो ना सर, मैं और आप जब कहते हैं ना तो वो तो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। हम तो कोर्ट मार्शल पर्सनल नॉन ग्रांटा है ना, तो मीडिया के ऊपर डिस्कशन वीलॉग्स में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो वीगो डाले आ जाते हैं और मसले मसाइल बन जाते हैं। तो ठीक अब इन्होंने किसी और से मेरे ख्याल में करवाया है, ये वीलॉग करवाया है, वही वाली पुरानी कहानियां चुकी हैं। तो वो सर बेसिकली जब चुकी गई हैं तो उसके ऊपर ये सारा रोला पड़ गया है। जनरल आमिर सुना बहुत सख्त परेशान है, आसिम हुँ, मुनीर से मिलना चाहता है। और हुँ, अंदरूनी जराए जीएचक्यू के कहते हैं कि आसिम मुनीर ने जो अपने स्टाफ को ये कहा है कि आमिर को कहो कि डिनर के ऊपर जो है आर्मी हाउस आ जाए, जो जहां पे रहता है, हुँ, उसका घर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, नेशनल पार्क रोड के ऊपर ना सर, हुँ, 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 वहां पे आ जाए। और हुँ, लो प्रोफाइल लोकेशन है, क्योंकि वहां पे पता नहीं चलेगा, फौज को भी नहीं पता चलेगा कि आमिर हुँ, मिलने आया है, तो इसलिए जो ना हुँ, वहां पे आ जाओ। और वैसे भी आसिम मुनीर जो है वो रिटायर्ड जर्नलों से मिलने से जो है ना अवॉइड कर रहा है। हुँ, इवन बाजवे तक को वो नहीं मिल रहा, तो जाहिर बात है वो कहता है कि जी ये मुझे सबक पढ़ाते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं हुँ, सब तो ज्यादा सियाना है। आमिर जो है सर वो एक्सप्लेनेशन देना चाहता है आसिम मुनीर को मुबैना तौर के ऊपर, जो उसकी अलेज्ड करप्शन है, जो उसके अकाउंट नंबर के जरिए जो कह रहे हैं। जब वो पीएस था जरदारी साहब का, ठीक है, प्रेसिडेंट जरदारी का पीएस था, तो उस ये उसकी देना चाहता है, अपनी डिटेल बताना चाहता है। जो स्टोरी है सर, ये लीक तो हमें की गई थी, हमने इस पे कई दफा बात की है। उसके बाद कुछ जबरी रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इसकी मजीद डिटेल्स जो है लीक की हैं, जिनको ये जबरदस्ती निकाल रहे हैं। और अब वो ऑर्गेनाइज रोल प्ले कर रहे हैं, ये जराए दावा करते हैं पाक आर्मी के खिलाफ, जो उनको अवेलेबल फोरम्स हैं ग्राउंड के ऊपर, ताकि वो इनके साथ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर बैठे हुए हैं। बाजवे ने ये काम शुरू किया था, और बाजवे से लेके अभी तक आसिम मुनीर ने जो काम किया है, ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो 1000 तक टच कर रही है जबरी रिटायर्ड ऑफिसर्स की, जिनकी तमाम पिटिशन जो है वो फिर लाहौर हाईकोर्ट में जो पिंडी बंच में लेके गए हैं, या लेके गए हैं, वहां से भी उठा के इन्होंने आर्टिकल 199 क्लॉज 3 के साथ पट दी है सारी की सारी। तो इनको इंसाफ वहां से भी नहीं मिल रहा। तो अब दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू डू व्हाटसोएवर दे कैन, सब कुछ जो वो कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि वो करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। और इसी वजह से जीएचक्यू के आसपास जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और जनरल ऑफिसर्स के जो जर्नलों के घर हैं उनके गिर्द सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जीएच की हाउसिंग डायरेक्टरेट जो है वो बैन इस वक्त सोच रहा है लगाए, जो अब अफसरों के घर अस्करी कॉलोनीज के अंदर हैं, उन पे बैन लगाया कि सिविलियन ना यहाँ पे रह सकते हैं, ना उनको बेचा जा सकता है। होगा क्या नुकसान, और अफसरों का होगा, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीधा डाउन क्लाइम कर जाएगी। लेकिन बहरहाल ये कंटेम्पलेट हो रहा है, ये बात की जा रही है, ताकि जो है वो सिविलियंस को ना किराए पे दिए जा सकते हैं, ब्लडी सिविलियंस को ना किराए पे दिए जा सके, और ना उनको बेचे जा सके। ये कंटेम्पलेशन हो रही है। और कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसके अलावा 23 मार्च की है, आप बात कर ले फिर। 23 मार्च मुल्क का कोई हाल ही कोई नहीं है, कर्जे आईएमएफ से मांगने हैं। 23 मार्च परेड की पूरी इन्होंने तैयारी शुरू की हुई है सर। उसके बाद अ, इसके ऊपर भी फाइन बात करते हैं सर। नहीं आदिल बिल्कुल सही है। मैं 23 मार्च की परेड ही की आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये 23 मार्च की परेड का मकसद क्या है? क्या ये चाह रहे हैं कि लोग जो हैं इनके इस फ्रॉड के अंदर फिर आ जाएँगे, फिर वो परेडें होंगी, लोग जाएँगे, बैंड बजेगा, अपनी वो करेंगे। जी, मुझे मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही इस मौजूदा हालात में। हालाँकि मैंने वो एक देखी थी तकरीब जिसमें
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ने, गोंगलुओं ने एक वो गाउन पहने हुए थे, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में गए हैं वो। और उधर जिस तरीके से उनके आगे पीछे लोग लेट रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, हिजाब पहने वाली औरतें, जिस तरीके से मरियम के पीछे दुनिया पागल हुई जा रही है, आगे पीछे उसके जाते हैं। मैं तो इस कौम के वो बेहिसी पे हैरान हूँ। लेकिन वो बंगी साहब की बात सही है कि जब माशरा बिल्कुल गलाज़त में डूब जाता है ना, तो सबसे गंदी गलाज़त जो है वो ऊपर आती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये 23 मार्च की परेड का मकसद क्या है? जी आदिल। सर बेसिकली शो करना है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब अच्छा है सर, जो साइकी है हुँ, सब अच्छा है, पूरी हुँ, दुनिया को मीडिया हुँ, दिखाना है कि वाह जी वाह क्या बात है। लड़न जोगी तो फौज रह नहीं गई, परेड तो करवा लेना उससे सर, मसला ये है। हुँ, एयरफोर्स आपको पता है शदीद तरीन बदनाम हो चुकी है, अपने हुँ, ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल किया है, करप्ट तरीन एयर चीफ है। वो भी हुँ, जाने से पहले अपना शो ऑफ करना चाहता है कि भाई क्या बात है, हम तो असल में हीरो हम हैं। ये हीरो बनने का जो मौका है वो खोना नहीं चाहते सर, उस चक्कर के अंदर ये सारा ड्रामाबाजी जो है वो करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि सब अच्छा है और हम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है शैम्बल्स के अंदर है, एमुनेशन जो है वो बेच चुके हैं, लेकिन एक ड्रामा रचाना चाहते हैं 23 मार्च को चाह के कि बताएं कि यार हम तो है वो हीरोज हैं और हम सारा का सारा काम कर रहे हैं और हम ये जो है हमने मैंडेट चोरी कोई नहीं किया और हम कंट्रोल में है। इनका ख्याल है कि अवाम जो है वो देखेगी और कहेगी वाह वाह क्या ही बात है। सोशल मीडिया इनका एक्टिव होगा, तस्वीरें क्लिप बनाएगा, नौजवान फिर से पागल हो जाएंगे, कहेंगे वाह जी क्या बात है। आसिम मुनीर को भी शौक है मैं चीफ बनाऊं तो चबूतरे पे चढ़ के सलूट सलूट भी है वो अपने वो भी मरवाऊं सर्विसेज चीफ वाले चक्कर के अंदर। तो ये सारी ड्रामाबाजी जो है बेसिक मकसद इसका जो है वो ड्रामाबाजी करना है और इससे बड़ा कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम तरीन बात है सर वो ये बात है कि जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं उसमें यंग ऑफिसर्स और बाकी उनके यंग ऑफिसर्स के अलावा जो पाकिस्तान की जो जवान है वो उनके अंदर जिस किस्म का डिसकंटेंट है और उसको डिसरिगार्ड करते हुए आप जो जो काम करना चाह रहे हो सब अच्छा दिखाना चाह रहे हो। तो सवाल फिर मेरा आपसे है क्या सब अच्छा है सर? फाइनल सवाल एंड दैट्स ऑल हुँ। आई वुड से सर। आदिल मैं ना हमने बहुत दफ़ा बात की थी कि फ़ौज का हमने एक हिस्टोरिकल पहलू जो है वो हमने डिस्कस मुख्तलिफ छोटे-छोटे टुकड़ों में हम करते रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी एक मेरा ख़्याल है एक मुस्बत प्रोग्राम हमने नहीं किया कि ये फ़ौज जो है ये तबाह कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया, पाकिस्तान तक हम लेके आए, पाकिस्तान से आगे कैसे तबाह हुई और आज जो है इस फ़ौज के अंदर इतनी तबाही और बर्बादी कैसे आई। ये आदिल जो एक पहलू है ना, ये पहलू हमें बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि इससे फिर इनकी ये जो 23 मार्च की परेड और ये 6 सितंबर का जो ड्रामा है, तब तो सबको पता चल गया जंग हमने छेड़ी थी, हिंदुस्तान ने हमें कहा। और बांग्लादेश जो आप कहते हैं, बाजवा का वो पता नहीं कौन-सा फ़ॉर्मूला 1 प्रोग्राम के जी, इसके पीछे फ़ौज नहीं थी, इसके पीछे सिविलियन थे। और जी अय्यूब के ज़माने में बड़ी तरक्की हुई और जी ज़िया के ज़माने में बड़ी तरक्की हुई और मुशर्रफ के ज़माने में बड़ी तरक्की हुई। ये जी सारे सिविलियन ये सियासतदान है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया, फ़ौज तो बड़ी ज़बरदस्त है, हमें तो आप अगर जो है ये सीसा पिलाई दीवार है और हमारे पीछे रहें और अगर आपने हमें एक सपोर्ट ना किया तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये जो सारा ड्रामा रचाया जा रहा है और जिस जो कि अब पीटीआई की लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जो इसी बयानिए को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छी फौज है, इसकी हरकतें बिल्कुल सही रही हैं। ये जो इनकी शहादतें हम मैं और आप हर वक्त कहते हैं कि जो शहादतें हुई हैं उनका तो हम खून के आंसू रोते हैं, लेकिन पूछना ये है कि शहादतें क्यों हो रही हैं? 65 की जंग क्यों हुई? 71 की जंग क्यों हुई? पाकिस्तान को 2 टुकड़े किसने किया? कारगिल में किसने धकेला आग में? अफ़गानिस्तान के जिहाद में किस जर्नैल ने फेंका पाकिस्तानियों को? वॉर ऑन टेरर में किस जर्नैल ने झोंका? कौन आप बात करते हैं सिर्फ़ फौजी अफसर और जवानों की शहादतें,
मुझे बताएं, फौजी अफसर जवानों से 3 गुना ज्यादा पुलिस अफसर जवान शहीद हुए हैं, कभी उनका कोई जिक्र करता है? टोटल आपकी फौज की शहादतें सारी जंगें मिला के, वॉर ऑन टेरर सब कुछ मिला के 7-8 हजार से ज्यादा नहीं है। 28 हजार फौजी पुलिस के अफसर जवान शहीद हुए हैं, लाख के करीब सिविलियन, 80 हजार सिविलियन आपके शहीद हुए हैं। तो ये को ठेका है कि जी जाले भी आप आग में, फेंके भी आप आग में, अपने बच्चों को भी आग में फेंके, जब बच्चे आग में जले उसके ऊपर सियासत करें। आज हमने इसके ऊपर एक बिल्कुल प्रोग्राम करना है, और हमने इस वक्त जो फौज के अंदर जो सीनियर इनके लोग बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है बाय नेम, कि लोगों को पता चले कि आप जो कहते हैं ना चंद जर्नैलों, एक ने कहा पीटीआई के लीडर ने, चंद जर्नैलों से हो सकता है, ये नहीं है कि है, हो सकता है। ठीक है रे जी, ये हमारी फौज है, ये तो हमारा वलारा है। और टटू, तूने जिंदगी में कभी बंदूक भी नहीं उठाई होगी। एनीवे, मैं मैं ये सर बात, सिर्फ इस पे एक फाइनल कमेंट दूंगा एंड देन लेट्स गो। क्लोज करते हैं, इजाजत लेते हैं कि अरशद शरीफ को आप बताएं किसने मुल्क से जाने पर मजबूर किया है, और किसने कत्ल इन्हें किसने दुबई किया? से, हाँ, इन्हें दुबई से निकलने पर किसने मजबूर किया है, कौन कीनिया तक अरशद शरीफ का पीछा करता रहा, उसकी वालदा ने अपनी दरखास्त में किस इदारे के अफसरान का नाम लिखे हैं। आप लोग खुद को धोखा दे रहे हैं, कौम सब जानती है, जुल्म करने वाले भी जानते हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ वो भी जानते हैं, बस जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया है, असेंबलियों तक पहुंचाया है, वो ये सारी बातें मानने से इनकारी है। यार शावा ही शावा, और हम बोले तो फिर कहते हो कि यार बोलता क्यों है। चलो इस तरह है तो इस तरह सही, लेकिन मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा तो बोलेगे कि बोलता है। अच्छा आदिल, हम्म, ये नहीं आदिल, ये मैं जो है ना, ये हमने पाकिस्तान, ये हमारी अ, ये अल्लाह सुब्हान ताला से मैं बहुत इनकसारी से उनका शुक्र अदा करता हूँ कि ये 2 साल मुझे और आपको मिले, कि इस दुनिया के अंदर जितनी मुनाफकत थी ना आदिल, जितनी मुनाफकत, जितनी प्रिटेंशियसनेस थी, जितनी पब्लिक पोस्चरिंग थी लोगों की, और बल्कि एक पीटीआई के लीडर ने मेरे से सुबह राब्ता किया कि आप जो है ना मेहरबानी करके जिस साहब के खिलाफ आपने अदालत ने कहा ना, उनसे ज़रा नाम नहीं लेना, अच्छा, उनसे ज़रा आप पीछे हटे। तो मैंने कहा, अगर आप जैसा ज़हीन, आप जैसा अक्लमंद, आप जैसा तेज़ दिमाग रखने वाला इंसान भी समझता है कि वो आदमी गद्दार नहीं है और इमरान की जान को नुकसान नहीं पहुँचाता, तो फिर मुझे यकीन हो चुका है कि इस पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो मैं तो इसमें अल्लाह सुब्हान आदिल, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी कौम को फैक्ट्स बताएँ, सच बताएँ। मैंने पिछले जो कल का हमारा जो था ना आदिल, उसमें मैंने कहा था कि हमें नफ़रत, और मैंने थंबनेल में हमने कहा नफ़रत इदारों से और शख्सियतों से नहीं है, नफ़रत उनके अमाल से है। नफ़रत हमें आसिम मुनीर के जर्नैल और ऐसे अफ़सर जवानों से नहीं है, ज ब बहैसियत इंडिविजुअल्स हमें उनके अमाल से नफ़रत है। और चूँकि उस वक़्त शेर अफ़ज़ल मरवत की बात हो रही थी, तो मैंने कहा हमें शेर अफ़ज़ल मरवत से नफ़रत नहीं है, हमें उसकी दज्जाली मुनाफ़िक़त से नफ़रत है। तो हम अमाल, लोगों की हरकतें, उससे नफ़रत करते हैं और उसी को तब्दील करने की हमारी कोशिश है। यही यही इंस्टीट्यूशन फ़ौज का एक ज़माने में बड़ा अच्छा होता था, ख़राब हो गया, ये फिर ठीक हो सकता है। पाकिस्तान के तमाम इदारे, जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, ये अच्छे भी होते थे कदरन, ख़राब हो गए, ये फिर ठीक हो जाएँगे। कैसे ठीक होंगे? अच्छे लोग। सबसे इम्पोर्टेंट आदिल, मैं ये 25-30 साल से चेंज मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। कहीं भी इदारे में तब्दीली लाई, सबसे पहले आपको लोगों के टॉप लीडरशिप में तब्दीली लानी पड़ती है कि वो फिर प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम, एहतसाब का, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन का निज़ाम ऐसा लाएँ कि इदारा जो है वो अपनी जो है ना बदल सकता है। मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा बताया है कि मेरा एक दोस्त है, वो सुई गैस के मीटर सप्लाई करता है, उनके खानदान, पता नहीं 1955 जब से सुई गैस निकली। कहता है जी, मैं हुकूमत के आने के 1 महीने में आपको बता देता हूँ कि ये हुकूमत ज़्यादा करप्ट है पिछली वाली से कम। मैंने कहा कैसे? कहता है वही नायब कासिद, वही चपड़ासी, वही
सुपरिटेंडेंट क्लर्क, वही उस दफ्तर के अंदर मैनेजर, वही उस दफ्तर के अंदर डायरेक्टर जो है, या मेरे से ज्यादा पैसे मांगता है या कम मांगता है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आदिल, आपको समझना। वही इदारा, सेम पीपल, वो ज्यादा पैसे मांगते इसलिए कि करप्ट हुकूमत आ गई, अब खुली छुट्टी है। जब सख्त हुकूमत आई तो कम हो गया। मैंने कहा कौन सी हुकूमतें सबसे सख्त थी? कहते हैं जुनेजो की और मुशर्रफ की, पहले 3 साल वाली। तो आदिल आप देखते हैं, रोज देखते हैं, हम जब मोटरवे पे चलते थे लाहौर इस्लामाबाद, हम बेल्ट भी बांधते हैं, 125 पे गाड़ी चलाते हैं। मैं जैसे ही बैरियर क्रॉस होता है, ये गई मेरी बेल्ट, वो गई तुम्हारी फलाना। हमारा बंदा पर चिनार से बस के अड्डे पे बैठ के 3-4 घंटे के बाद पीर वदाई पे गालियां देता है, बकरी सर पे उठा के नीचे उतरता है, और जाके 2 घंटे के बाद बिल्कुल लाइन में खड़ा होता है थोड़ा इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे, और दुबई के एयरपोर्ट पे ऐसे है कि जैसे सारी जिंदगी दुबई रहा है। तो ये कैसे आदमी के अमाल और हरकतें तब्दील होती हैं? कॉन्टेक्ट से। पाकिस्तान को ठीक करना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि आपने सिर्फ वो दायरा इख्तियार बनाना है कि लोग जो हैं वो उनके अमाल, उनकी हरकतें कानून के मुताबिक हों। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छे अगर नुमाइंदों को आपने इलेक्ट करके, इसलिए हम कहते हैं कि मैंडेट को दिया जाए कि अच्छे लोग आगे आए और अच्छे लोग आके इस निज़ाम को तब्दील करें। मैं तो ये कहता हूँ, और इसी तरह फौज के लिए भी है आदिल। तो आखिरी कमेंट है, देन वी क्लोज आदिल। बस सर अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमारी अल्लाह कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये तो इन्होंने अपने जो इस वक्त पीटीआई जो हाईजैक हुई हुई है, उनकी अपनी लीडरशिप ने तो ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान के बाद का वो सोच रहे हैं कि कौन आएगा और क्या करेंगे। अगर ये बात मान के ये लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे कि इन बेगैरतों को पहचाने, इन घुसपैठियों को पहचाने, और अल्लाह पाक जो है वो इमरान खान की जिंदगी जो है वो लंबी करे। क्योंकि इलाही। एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा हुआ है कि खून खराबा होगा, हमारे बंदे संभाल लेंगे आके, बंदे तो मारे जाएंगे, खून भी होगा, लेकिन कोई नहीं, खैर है। फिर वो नजीर को मारा था, उसके बाद भी कोई पाकिस्तान खपे का नारा जो है इस तरह जो है वो आके लगाएगा और काम चलाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई एहसास नहीं होगा, और तो मतलब अगर आप लोग सही और गलत की तमीज अब भी नहीं कर सकेंगे, तो आप भूल जाएं कि फिर आप जो है वो आजादी पा सकेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान लास्ट होप मुझे नजर आता है, अगर इस लीडर भी चला गया तो फिर आपको कई दहाइयों ऐसा लीडर नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिर सब कुछ दोबारा से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर सर। जी सर। बस आदिल, ये If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves two questions. One, what is the purpose of my existence? And two, what happens to me after I die? And if they are luckier, they will find the answers in spirituality. Because science does not answer these two questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable, selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these two questions. Life and death is in Almighty's hands. And all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best. And once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is his decision, I'll accept it as the will of God. पाकिस्तानियों, अपने लीडर की बात सुनो। वो कहता है कि कोशिश करना आपका काम है, और जो आगे उसका नतीजा निकलेगा वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है। कोशिश करें, बाहर निकलें, खौफ के बुत तोड़ें, पाकिस्तान को बचाएं और इस ऐसे लीडर को भी बताएं। आदिल बहुत बचाएं। आदिल बहुत शुक्रिया। आप, थैंक यू अल्लाह सर। सुब्हानहू ताला आपके हिफ्ज़-ओ-मान को रखे, में रखे, थैंक यू। पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की थैंक हकीकी यू। आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जड़ रहे हैं और पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की जंग की वजह से कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान, उनकी एहलिया, हमारी ख़वातीन, असद तूर, इमरान रियाज़ खान, और बेचारे सैकड़ों, हज़ारों हमारी ख़वातीन, बच्चे बूढ़े, अल्लाह सुब्हानहू ताला
उनकी मुश्किलें आसान करे, वो एक फलते फूलते पाकिस्तान में आए और इसको एक अजीम ऑब्जेक्टिव पर लेके जाए। और जो बेचारे इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आदिल। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।